वहीं सिटी हॉस्पिटल में इस वक्त ऋषभ ठीक जाह्नवी के बिस्तर के पास ही बैठा हुआ था। जाह्नवी के उतरे हुए चेहरे को देखकर ऋषभ का दिल बैठा जा रहा था। उसका बस चलता तो वो जाह्नवी के सामने ये जाहिर कर देता कि उसे इस हालत में पहुंचाने वाले के साथ बदला लिया जा चुका है। काश कि तुम मेरे साथ होती तो तुम्हारे साथ ये ना हुआ होता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता जाह्नवी। जाह्नवी की मासूमियत और उसकी बेबसी को देखकर ऋषभ ने खुद से कहा, हम कभी कभी वाकई में अपने दिल का इजहार अपने खास लोगों से कर ही नहीं पाते। कभी ठीक समय नहीं होता हमारे पास, तो कभी सही मौका नहीं होता। वहीं ऋषभ ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, जो भी हुआ अब आगे से फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा। इतना सोचते हुए ऋषभ ने जाह्नवी के उलझे और बिखरे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, अपनी आंखें बंद कर लो जाह्नवी और थोड़ी देर के लिए सो जाओ, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। लेकिन जाह्नवी को जैसे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि दर्द से उसका दिल बैठा जा रहा था, और कोई अगर दर्द में हो तो उसे नींद आ भी कैसे सकती है। जब भी वो सोने की कोशिश करती, दर्द की टीस उसे जगा देती और फिर उसकी उंगलियों का दर्द उसे बेचैन कर देता। जाह्नवी की उंगलियों के नाखून चोट की वजह से काले और बैंगनी हो गए थे, जो बेहद भयानक नजर आ रहे थे देखने से। ऋषभ, मैं तुम्हें क्या जवाब दूं कि मुझ पर क्या बीत रही है। मेरे दिल में सिवाय उदासी के कुछ भी तो नहीं है। ये तो बाहर का दर्द है, दिल का दर्द तो कोई नहीं समझता। जाह्नवी तब दिल ही दिल में सोच रही थी। दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर ख्याल चल रहे थे। काश कि दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बता पाते, लेकिन ये काश हर दम हर पल उम्मीद के लिए ही जलाता रहता है। तभी वार्ड के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। ऋषभ चेयर से उठा और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोला वो चौंक गया, क्योंकि उसके सामने एक आदमी व्हाइट कोट पहने हुए खड़ा था और उसके हाथ में खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता नजर आ रहा था। आखिर कौन था यह आदमी जो वहां जाह्नवी को देखने के लिए आया हुआ था? उस आदमी ने ऋषभ को देखते ही कहा, अरे आप कजिन जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। मैंने बस अभी अभी कुछ देर पहले सुना कि जाह्नवी के साथ एक बुरा हादसा हुआ है और मैं यहाँ अपना एक ऑपरेशन निपटाकर भागा चला आया। कैसी है जाह्नवी? यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मोहित सब्रवाल था, यानी कि कलाकार स्टोर का ओनर। इस वक्त ऋषभ के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी ना बदले और उसने अपने ठंडे लहजे से ही कहा, इसका मतलब है कि सब्रवाल जी डॉक्टर भी हैं? ऋषभ की इस बात पर मोहित ने हंसते हुए कहा, पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ और अपने दादाजी की शॉप कलाकार को ओन करता हूँ। मोहित की इस बात को सीधे तौर पर इग्नोर करते हुए ऋषभ जाह्नवी के बेड के पास आकर फिर से बैठ गया। वहीं मोहित ने फूलों को ले जाकर बेड के साइड वाले टेबल पर रख दिया और जाह्नवी के हाथों की ओर देखकर बड़े प्यार से पूछा, क्या तुम्हारी उंगलियों में अब भी दर्द है? जाह्नवी ने बस सहमति में अपना सिर हिलाया। जाह्नवी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि डॉक्टर पांडे ने तुम्हारी सर्जरी की है और उनकी मेडिकल स्किल पर कोई डाउट नहीं है मुझे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी उंगलियां जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी और तुम फिर से अपनी कलाकारी के हुनर से लोगों का दिल जीत लोगी। थैंक यू मोहित जी, जाह्नवी ने धीरे से कहा। वही मोहित ने जाह्नवी के काले और बैंगनी हो चुके नाखूनों की ओर देखते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि इन उंगलियों में अभी भी दर्द होगा, लेकिन जैसे ही जमा हुआ खून बाहर निकल जाएगा दर्द अपने आप काफी कम हो जाएगा। और फिर इतना कहकर मोहित ने नर्स को पुकारा, नर्स जरा इधर आइएगा। नर्स जल्दी से आई और वो अपने साथ सुई और कुछ डिसइंफेक्शन कॉटन ले आई। दरअसल में मोहित ने यहाँ आते हुए ही नर्स को बता दिया था और फिर देखते ही देखते मोहित जाह्नवी का इलाज करने लगा। जो जमा हुआ खून उसके नाखूनों में रह गया था उसे बड़े आराम से निकालने लगा। थोड़ी देर बाद ही जाह्नवी को कुछ राहत महसूस हुई। तभी मोहित ने बड़े आराम से उसके बाहों पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, अब मुझे चलना होगा, काफी देर हो गई है, तुम ठीक से आराम करो, हम फिर मिलते हैं। जब मोहित कमरे से बाहर जा रहा था तब ऋषभ ने उसे टोकते हुए कहा, मिस्टर सब्रवाल आप चलिए, मैं भी आपको सी ऑफ करने के लिए आता हूँ। जैसे ही ऋषभ मोहित के साथ वार्ड से बाहर निकला उसने मोहित की तरफ देखते हुए कहा, वैसे जाह्नवी को आपका स्टाइल पसंद नहीं है, इसलिए अगली बार से इस बात का खास ध्यान रखना। ऋषभ के इस कमेंट को सुनकर मोहित को चौंक गया और उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन ऋषभ ने मोहित को कोई भी मौका ना देते हुए आगे कहा, जाह्नवी को मेरा स्टाइल पसंद है,
इस वक्त मोहित के चेहरे पर नजर आती मुस्कुराहट और ज्यादा चौड़ी हो गई थी। उसने ऋषभ की ओर देखते हुए कहा, मुझे इस बात को लेकर तरस आ रहा है कि आप उसके कजिन हो। ये सुनते ही ऋषभ के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने हल्के गुस्से में कहा, मैं उसका? अभी इससे पहले कि ऋषभ कुछ भी कह पाता तब तक मोहित का सेल फोन रिंग करने लगा और मोहित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, रुको, मुझे इस फोन कॉल का जवाब देने दो। और फिर इतना कहकर मोहित वहां से चला गया। इस वक्त ऋषभ को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका चेहरा तब देखने लायक था। लेकिन जैसे ही ऋषभ वार्ड में वापस आया, उसका गुस्सा अपने आप शांत हो गया, क्योंकि उस वक्त जानवी बहुत सुकून में नजर आ रही थी। उसका दर्द काफी कम जो हो गया था। थोड़ी देर बाद इस वक्त ऋषभ जानवी का ख्याल रख रहा था और गर्म पानी में टाल भिगोकर जानवी के हाथ और पैर आराम से पोंछ रहा था। जानवी को इस वक्त शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अपने हाथ और पैर बिस्तर के अंदर की ओर खींचने की कोशिश की। वहीं जानवी तब सोच रही थी, ऋषभ, ये सब तुम क्यों कर रहे हो मेरे लिए? ये दर्द जो मेरे सीने में धड़कते हुए दिल में है, वो तुम्हारी इन हरकतों से कम नहीं हो पाएगा। तभी ऋषभ ने बहुत प्यार से कहा, चाहे हमारे रिश्ते में अभी अप्स एंड डाउन्स हो, लेकिन 3 साल पहले जब मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था तो तुमने पर्सनली मेरा काफी ख्याल रखा था। अब मेरी बारी है। ऋषभ के मुंह से ये बात सुनकर जानवी चौंक गई। उस वक्त ऋषभ टॉवल लेकर जानवी के शरीर को पोंछने की कोशिश कर रहा था, जिससे जानवी कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उनके रिश्ते में वो एहसास अब नहीं रह गया था। डिवोर्स की बात आने के बाद, ऊपर से जब से माया ऋषभ की जिंदगी में लौट आई थी, उसके बाद और कोई भी कसर बाकी नहीं रह गया था। तभी ऋषभ ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो क्या मैं सौम्या आंटी को बुला दूं? वो तुम्हें क्लीन कर देंगी। दरअसल में सौम्या आंटी ही जानवी की देखरेख किया करती थी और वो पर्सनली मल्होत्रा परिवार की केयर टेकर थी। कुछ देर की खामोशी के बाद धीरे धीरे जानवी के चेहरे पर कुछ कंफर्ट नजर आने लगा। फिर उसने अपने पैर वापस से खोल दिए थे। उस वक्त जानवी के चेहरे पर एक शर्म की लकीर नजर आ रही थी और उसके गाल सुर्ख हो गए थे। कुछ और आराम हो जाने के बाद जानवी काफी सुकून महसूस कर रही थी और उसे गहरी नींद आ गई। जानवी के सोने के बाद भी ऋषभ को जानवी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि नींद में गलती से भी जानवी की उंगलियां प्रेस हो जाएं, और इस बात का वो खास तौर पर ध्यान रख रहा था। जानवी, तुम मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। जानवी को सुकून में सोता देखकर ऋषभ ने धीरे से कहा। वहीं कई घंटे बीत गए, लेकिन आधी रात के बाद जानवी न जाने क्यों नींद में घबराहट में कांप रही थी। ऋषभ ने जानवी को अपनी बाहों में थामा हुआ था और वो बड़े प्यार से उसे एक बच्चे की तरह सहला रहा था। जानवी, सब ठीक हो जाएगा, मैं यही हूं ना। लेकिन ऋषभ तब ज्यादा चौंक गया, क्योंकि जानवी फिर से बड़बड़ाने लगी थी नींद में। उसे कोई बेहद बुरा सपना आ रहा था और वो नींद में एक नाम ले रही थी। ये वही नाम था जिसने ऋषभ की रातों की नींद उड़ा दी थी। राहुल, राहुल, राहुल। गहरी नींद में जानवी को ये पता ही नहीं चला कि वो ऋषभ की बाहों में लेटी हुई थी और अनजाने में राहुल का नाम ले रही थी। देर रात को ऋषभ की नींद तब टूटी जब उसका फोन रिंग करने लगा था। उस वक्त ऋषभ जानवी को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था और अचानक से इस फोन कॉल की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। ऋषभ ने पैनिक होकर जल्दी जल्दी से फोन को साइलेंट किया और फिर उठकर बाहर की ओर जाने लगा। तभी ऋषभ को जानवी की आवाज आई। व्हाट्स रॉन्ग ऋषभ, मुझे एक फोन कॉल का जवाब देना है, ऋषभ ने कहा। तब जानवी ने उससे पूछा, इतनी रात को? लेकिन तुम बाहर मत जाओ, यहीं कॉल पिक कर लो, बाहर ठंड होगी अभी। जानवी ने फिक्र भरे लहजे में आगे कहा। वहीं फोन कॉल उठाते ही ऋषभ ने धीरे से फोन पर कहा, हाँ करण, क्या हुआ? इतनी रात में तुमने फोन किया मुझे? इज एवरीथिंग ऑल राइट ना? दरअसल में करण माया का भाई था। उसने बहुत शांति से फोन पर ऋषभ को जवाब दिया। पहले तो आपको इतनी रात को फोन करने के लिए सॉरी, लेकिन एक इमरजेंसी आ गई है। इमरजेंसी शब्द सुनकर ऋषभ की आंखों में हरकत होने लगी थी। वहीं करण फोन पर कह रहा था, माया का हाथ हथौड़े से जख्मी हो गया है और उसकी 4 उंगलियां फ्रैक्चर हो गई हैं। वो बुरी तरह कंडीशन में और वो बार बार रोते हुए आपका नाम ले रही है। क्या इस वक्त कन्वीनियंट होगा आपके लिए उसे यहाँ देखने आना? करण के मुंह से ये सुनकर ऋषभ के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए और उसने सीधे सीधे पूछा, ये सब कब हुआ? ये कोई 3 घंटे पहले, करण ने जवाब दिया।
ऋषभ ने चौंकते हुए आगे कहा, ठीक है, मैं पहुंचता हूँ जल्द से जल्द। आपका बहुत बहुत थैंक यू, मैं जल्दी से वार्ड नंबर आपके मोबाइल पर भेज देता हूँ। करण ने फोन पर इतना कहा और कॉल काट दिया। वहीं जल्दी से ऋषभ अपना कोट पहनने लगा। जब जानवी ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसने सोचा, अगर ये इस वक्त जा रहा है तो जरूर ये आज रात नहीं लौटेगा। दरअसल में ऋषभ को माया को लेकर भी चिंता हो रही थी। वो जानवी को छोड़कर अभी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन माया इस वक्त मुसीबत में थी और उसे उसकी सख्त जरूरत भी थी। कहीं ना कहीं जानवी ने भी माया की हालत के बारे में कुछ न कुछ सुन लिया था। तभी उसके दिल में बेचैनी और सीने पर तेज खंजर के वार का एहसास होने लगा था। तभी उसके कानों में प्रणव के कहे गए वो शब्द गूंजने लगे, तुम्हें हर हालत में ऋषभ को हासिल करना ही होगा भाभी, और इसके लिए तुम्हें उसे लुभाने के नए नए तरीके भी इजाद करने होंगे, क्योंकि तुम्हारा सामना माया जैसी लड़की से हो रहा है, माया जो काफी ज्यादा शातिर है। वहीं जब ऋषभ जानवी के पास आकर उसका कंधा सहला रहा था, तब जानवी ने ऋषभ के कंधे के चारों तरफ अपना दूसरा हाथ लपेट दिया और उसकी ओर देखा, जैसे कि वो ये जाहिर करना चाहती हो कि वो उसे जाने नहीं देना चाहती किसी भी सूरत में। तभी ऋषभ ने जानवी का माथा सहलाते हुए धीरे से कहा, तुम मेरा इंतजार करो जानवी, मैं बस अभी गया और सिचुएशन देख कर आया। लेकिन जानवी तो ऋषभ को जैसे जाने ही नहीं देना चाहती थी। उसने कसकर अपने दूसरे हाथ से ऋषभ को गले से लगा लिया और बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्या तुम सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर सकते? अगर कर सकते तो मैं खुद तुम्हारे साथ उसके पास जाती उसे देखने। जानवी की ये रिक्वेस्ट सुनकर ऋषभ चौंक गया और उसके लहजे में एक अजीब सी उदासी झलकने लगी। आज तुम इतनी ज्यादा जिद क्यों कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तो क्या ऋषभ मुझे ब्लेम कर रहा था मेरे इतना जिद्दी होने की वजह से? जानवी ने मन ही मन सोचा, काश कि 3 साल पहले उनके रिश्ते में उसने कभी इतनी जिद की होती तो आज की ये जिद ऋषभ की नजरों में एक्चुअली में जिद ना होती। उसने तो हमेशा से ऋषभ को फ्री करके रखा हुआ था। दरअसल में इस वक्त बात एहसास की हो रही थी। जानवी ऋषभ को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसकी मौजूदगी में भी कोई पति उसे छोड़कर किसी और औरत के करीब जाए। और ऋषभ को उन दोनों में से किसी एक को ही चुनना था, या तो जानवी को या फिर माया को। तो क्या ऋषभ जानवी की जिद मान जाएगा? क्या ऋषभ कभी ये समझ पाएगा कि जानवी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है? और क्या माया के दिल में वाकई ऋषभ के लिए मोहब्बत है, या फिर वो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रही थी? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन आने वाले एपिसोड में। जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।